afternoon, dear students. Today we are going to start next unit, that is biotechnology, and today we will study its first chapter, that is principles and processes. So what is the meaning of biotechnology? Biotechnology is the technique of using live organisms or their enzymes for products and processes useful to humans. सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, वो टेक्निक्स आएंगी जिसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स और उनके एंजाइम्स या उनके अदर जो भी हम प्रोडक्ट्स उससे बनाएंगे और वेरियस प्रोसेसेस में वो यूज़ होंगे, जो लाइव ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट हम लिए जैसे एंजाइम्स एक्सेट्रा लिए. सो वी विल मीन्स वी विल यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू harvest different types of products from the live organisms for the human use. Next is definition given by European Federation of Biotechnology, जो EFB ने definition दिया है biotechnology का, that the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. Next, what is biotechnology? That it deals with microbe mediated processes, making curd, bread, wine etc. तो जो processes होंगी वो क्या हैं, microbe mediated, microbes यूज़ होंगे उनमें. Second is in vitro fertilization, test tube baby program. Clear? तो in vitro क्या होता है, outside the living environment. Clear? Outside the living body fertilization करवाना, that is in vitro fertilization. That comes under the test tube baby program. Next is synthesis and uses of a gene, जो जीन है उसको synthesize और यूज़ करना है बायोटेक में. नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन, जो वैक्सीन बनानी है तो वो DNA वैक्सीन बनानी है. नेक्स्ट करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, अगर कोई एक डिफेक्टिव जीन है तो उसको करेक्ट करना है बाई प्लेसिंग अ नॉर्मल जीन. So core techniques of modern biotechnology. So first is genetic engineering and second is bioprocess engineering. So what is genetic engineering? The technique in which genetic material, that are DNA and RNA, is chemically altered and introduced into host organisms to change the phenotype. तो क्या करना है इसमें genetic engineering में, जो DNA और RNA है उसको अल्टर करना है. क्लियर? न्यू होस्ट में डालना है, किसी और ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है और जिस ऑर्गेनिज्म में डाला उसका फिनोटाइप चेंज करना है. फिनोटाइप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप? उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है. नेक्स्ट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वान्टिटीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा. तो ये सब प्रोड्यूस करने के लिए उनको मेंटेन करना है जो माइक्रोब्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं. वाई इट इज़ रिटन है स्टेराइल, उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशंस में प्रोसेस करवाना है. नेक्स्ट आर द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड इन एन ऑर्गेनिज्म. जब एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो मीनिंग क्या है जेनेटिकली मॉडिफाई करने का? किसी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या किया होगा, एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसर्ट किया होगा. तो उसमें क्या बेसिक स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन्स. तो वो DNA सिलेक्ट करना है जिससे हमें डिज़ायरेबल जीन्स को लेना है. लेना इन द सेंस वहाँ से हम फिर उसको क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट, तो कहाँ इसको यूज़ कर डालना है, होस्ट में. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द DNA टू इट्स प्रोजेनी. क्लियर? जब वो DNA उस होस्ट में डाल दिया तो उससे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना चाहिए वो DNA. ये नहीं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन में फिर से उसको जो है फिर से इंसर्ट करवाना पड़े. दीज आर द बेसिक स्टेप्स. So first is identification of DNA with desirable genes. Traditional hybridization techniques lead to inclusion and multiplication of undesirable genes and desirable genes.
इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग ओनली डिज़ायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस। आपने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन स्टडी किया होगा जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी। ठीक है, तो वो सिंपल प्रोसेस है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमने पॉलन ग्रेन्स लिए एक प्लांट के और वो जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करवाई मेंडल ने। तो कैसे करवाई, वो जो एक ड्वार्फ प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन्स किसके ऊपर रखे, स्टिग्मा ऑफ द टॉल प्लांट्स, तो वो है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें दोनों करेक्टर्स आएंगे, डिज़ायर्ड भी और अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स भी आएंगे उस टेक्निक में। बट ये जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है उसमें हम सिर्फ जीन्स डालते हैं। जीन्स भी कौन सा, जो करेक्टर हमें चाहिए वही वाला जीन हम डालेंगे, तो उसमें अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स नहीं जाते हैं नेक्स्ट जो उस एक ऑर्गेनिज्म में डालने होते हैं। क्लियर, तो उसमें ये नहीं होता है कि अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे। सेकंड इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। A vector DNA such as plasmid is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism. Clear? तो अब जो हमने डीएनए मान लो किसी का आइसोलेट कर दिया और हमने क्या करना है, उसको अब होस्ट में डालना है। तो उस होस्ट में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर यहाँ पे लिखा है ना इसमें, प्लाज्मिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड होते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड आपको दिख रहे हैं वो क्या एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक व्हीकल एक्ट कर रहे हैं। तो इन प्लाज्मिड्स के अंदर एक प्लाज्मिड लिया और उसके अंदर क्या डालना हमने, वो एक जीन डालना है। जो जीन हमने एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में डालना है, तो उसको कहाँ डालेंगे, इस प्लाज्मिड में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो ये सेल कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो गया जब इसको ई कोलाई विदाउट प्लाज्मिड के अंदर डाला। इस ई कोलाई जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर हमने इस प्लाज्मिड को डाला। क्लियर, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड सेल मीन्स उसमें क्या आ गया है, प्लाज्मिड आ गया जो एक ऑर्गेनिज्म का जीन कैरी किए हुए है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें, इसको फिर दूसरे होस्ट में डालेंगे। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनिस। क्लियर, अब जिस ऑर्गेनिज्म में डाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उससे वो जब वो रिप्रोड्यूस होगा वो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन आना चाहिए जो हमने एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का उसमें इंसर्ट किया था। A piece of alien DNA has the sequence called there will be no नहीं होगा यहाँ पे। A piece of alien DNA has number of the sequences called origin of replication needed for starting replication। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, origin of replication होगा, जिसमें हमने replication process में भी study किया था। So it can't multiply itself in the progeny cell of the organism, hence alien DNA is integrated into the recipient genome. It has ori, it multiplies and inherits along with the host DNA। क्लियर, इसमें सिंपल ये है कि जो जिस होस्ट के अंदर वो जीन डाला, तो उसमें वो उस होस्ट के डीएनए में होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन होगी तो उस रेप्लिकेशन में फॉरेन जो ये जीन डाला है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। The process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetic combinations is called recombinant DNA technology। तो that उनको क्या बोलेंगे उन प्रोसेसेस को, recombinant DNA technology। The first recombinant DNA, rDNA भी इसको लिख सकते हैं, was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in the year of 1972। Here you can see the scientists Stanley Cohen and Herbert Boyer. They isolate an antibiotic resistance gene from a plasmid of Salmonella typhimurium। जो ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था। इट वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड वेक्टर एंड ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। और किस बैक्टीरिया में डाला इसको, एस्चेरिशिया कोलाई में डाला। एज ए रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस्ड एंड मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई। और वो ई कोलाई में क्या हो गया था, वो मल्टीप्लाई हो गया था वो जीन विद द हेल्प ऑफ द होस्ट डीएनए। देन नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या टूल्स हैं जिससे ये सारी प्रोसेसेस होती है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेके किसी और ऑर्गेनिज्म में डालना। तो उसके लिए जो जो टूल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट।
So 3 tools are given here. First are restriction enzymes. These are also called as molecular scissors. Clear? So फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमने कट करना होगा वो जीन जिससे हमें वो लेना है. तो उसको कट करने के लिए जो सीजर यूज़ होती है, दीज आर कॉल्ड एज, वो एंजाइम्स हैं जो कट करते हैं डीएनए को. दीज आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सेकेंड आर क्लोनिंग वेक्टर, जो हमने स्टडी किया, व्हीकल जो यहाँ से हमने डीएनए कट किया होगा उसको जो उठा के लेके जाएगा. क्लियर? दीज आर क्लोनिंग वेक्टर्स. और फिर क्या करना है, उसको होस्ट में डालना है. तो यहाँ आप देख सकते हो कॉम्पिटेंट होस्ट. और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, होस्ट चाहिए जिसके अंदर वो इंसर्ट करना है. सो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज restriction enzymes, and also known as molecular scissors. These are the enzymes which cut DNA at specific sites into fragments. Specific sites होंगी DNA में जहाँ पे ये कट करेंगे उन DNA fragments को. And they belong to a class of enzymes called nucleases. तो उनकी क्या क्लास है एंजाइम की, न्यूक्लियेजेस. एजेस आपको पता है एंजाइम के साथ आता है और वो डाइजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को. तो ये न्यूक्लियेजेस हैं, मींस दे विल कट द न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई कोराई 1 जो दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इसको कट कर रहा है. और 2 इसमें आप देख सकते हो यहाँ से कट कर दिया है इसको. 2 DNA fragments हैं. In 1963, 2 enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl groups to DNA. The other restriction endonuclease cut DNA. तो 2 थे वहाँ पे जो उन्होंने एंजाइम्स डिस्कवर किए थे. तो एक उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए को और दूसरा कट कर रहा था डीएनए को. दैट वाज रिस्ट्रिक्शन endonuclease. More than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. तो 230 strains of bacteria से 900 टाइप्स के restriction enzymes isolate कर लिए हुए हैं साइंटिस्ट ने. फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस. जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ई कोलाई. तो फर्स्ट जो ई देख रहे हो आप इसमें, यहाँ पे जैसे ई कोराई 1 लिखा हुआ है, तो ई स्टैंड फॉर जीनस एस्टरेशिया. सेकेंड 2 letters indicate a species of the prokaryotic cell from which they were isolated. और जिस बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल से वो लिए होंगे, सेकेंड है उसका स्पीसीज का नेम के 2 letters. तो CO कोलाई. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ई जीनस है, एस्टरेशिया, कोलाई का CO स्पीसीज है उस बैक्टीरिया की. और जो आर है उसमें फिर वो स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन. आपने 2 स्ट्रेन स्टडी की हुई है बैक्टीरिया की, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन. तो ये रफ स्ट्रेन है बैक्टीरिया की. एंड जो ये दिया हुआ है ऑन रोमन नंबर्स में, द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाट स्ट्रेन, फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. तो ऑर्डर मीन्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया तो फर्स्ट है. और यहाँ पे आप देख सकते हो RY13. क्लियर? सो that is about the name of these enzymes, कैसे नेमिंग करते हैं इन एंजाइम्स की. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. So there are 2 categories. First one are exonucleases and second one are the endonucleases. They remove nucleotides from the ends of the DNA. जो DNA के ends होंगे वहाँ पे ये कट करेंगे DNA strands को. और endonucleases क्या करेंगे, they will cut at specific positions within DNA. विदिन डीएनए ये कट करेंगे. They bind to specific recognition sequence of the DNA and cut 2 strands at specific points पे ये कट करेंगे. तो यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे एंडोन्यूक्लियसेस का है जो बीच से इसको कट कर रहा है. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज HIN2. It cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This is called the recognition sequence for HIN2. क्लियर? तो फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है दैट वाज HIN2 और 6 बेस पेयर्स थे जहाँ पे ये कट कर रहा है. ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 प्राइम 3 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम और 5 प्राइम है. तो ये इसमें
इसमें कट कर रहा है इसको, GTP-PAC, GT यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ग्वानिन थायमिन, और साइटोसिन एडेनिन, ठीक है, और यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन और नीचे थायमिन गुआनिन। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स करके लिखा हुआ है इसमें। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग एंजाइम्स की, ये वाला इसमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो HIN3 का दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो सीक्वेंसेस है। अब इन सीक्वेंसेस का जो एक स्पेसिफिक फीचर रहता है वो रहता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Yes, next is given about the palindromic sequence. Restriction endonucleases recognizes a specific palindromic nucleotide sequences. It is a sequence of base pairs that read the same on two strands in 5' to 3' and in 3' to 5' directions. तो यहाँ पे आप देख सकते हो GAATTC, क्लियर। तो 5' to 3' जब रीड कर रहे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लोअर वाले में जब करेंगे जो 3' to 5' है, जब उसमें इसको अपोजिट डायरेक्शन से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो सेम रहेगा GAATTC, ठीक है। जो यहाँ से इस तरफ को रीड कर रहे हैं और यहाँ से इस तरफ को रीड कर रहे हैं तो सेम सीक्वेंस है। तो दैट काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज करके वहाँ से कट करते हैं इनको। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दी हुई हैं, यहाँ पे इसके जो डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। LU1 और इसमें HI3 दिया हुआ है, BAM HI, HIN3, ECORI1, ठीक है। तो ये सारे दिए हुए हैं, और इसमें 2 अदर कैटेगरीज आती है, ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट जो 2 हैं और लास्ट जो 3 हैं वो स्टिकी एंड्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लंट और स्टिकी एंड्स का क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसको कट किया है और दोनों ब्लंट एंड्स हैं इसके, ठीक है। बट यहाँ जब देख रहे हो आप, जब कट किया है तो स्टिकी एंड्स हैं। स्टिकी एंड्स कैसे, यहाँ से आप फ्री न्यूक्लियोटाइड्स देख सकते हो एक सिंगल स्ट्रैंड में, यहाँ पे ऐसा नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल ब्लंट एंड्स हैं। तो दीज आर विद ब्लंट एंड्स और दीज आर विद द स्टिकी एंड्स। So here you can see the restriction enzymes cut the strand a little away from the center of palindromic sites, but between the same 2 bases on the opposite strands. This leaves single-stranded overhanging stretches at the ends. They are called sticky ends. तो ये कौन से हुए यहाँ पे sticky end जो छोड़ रहे हैं। Sticky ends form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This stickiness facilitates action of DNA ligase. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ज्वाइन करेगा, when cut by the same restriction enzyme, the DNA fragments have the same kind of sticky ends. They are joined by DNA ligases, और जो enzyme इनको फिर ज्वाइन करेगा that will be DNA ligase. नेक्स्ट आर द क्लोनिंग वैक्टर्स। यहाँ पे आप इस पे पिक्चर में देख सकते हो दैट इज़ द फॉरेन डीएनए, और जो वेक्टर डीएनए है जिसके अंदर इंसर्ट करना है इस फॉरेन जो डीएनए हमने कट किया उसको इस वेक्टर में जब इंसर्ट करना है, यही वेक्टर क्या करेगा, इसको होस्ट में डालेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंसेस यहाँ पे इस फॉरेन डीएनए में होगी, जो फ्री एंड्स हैं वही सीक्वेंसेस इसमें भी होंगी, क्योंकि सेम इनको जो एंडोन्यूक्लियस है सेम कट करेगा, ठीक है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, तभी ये ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइनिंग में कौन हेल्प करेगा, लाइगेज एंजाइम। याद रखना है लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं, दे हेल्प टू ज्वाइन द डीएनए। नेक्स्ट आर द क्लोनिंग वैक्टर्स। It is a DNA molecule that carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cells. Examples are plasmids, bacteriophages, etc. So here you can see the plasmids and here is the picture of a bacteriophage जो carry करते हैं इस DNA को। Plasmids are autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of bacteria. These are also called as extrachromosomal
Why extra chromosomal? That the main is this nucleoid in the bacteria. Some plasmids have 1 to 2 copies per cell, others have 15 to 100 copies per cell. तो नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम बैक्टीरियम टू बैक्टीरियम, जो प्लाज्मिड्स का नंबर रहेगा. Bacteriophages, their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells. When the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the numbers equal to the copy number of the vector. तो जो यहाँ पे इंसर्ट किया होगा जो फॉरेन जीन है, तो वो भी इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा. जितने बार प्लाज्मिड्स मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही बार वो भी मल्टीप्लाई करेगा. जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स के केस में, फीचर्स जो एक वेक्टर में होने चाहिए. फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. Clear? So what should be the features? So here are given these features in points. First is origin of replication should be there in the vector. Second, selectable marker, that is marker gene. Third, cloning sites. And fourth, vectors for cloning genes in plants and animals. So here you can see the restriction sites. Hint3, E. coli 1, BAM HY, Sal 1, PVU2, PST1 and इसमें क्ले 1 दिया हुआ है. तो ये इसमें आप देख सकते हो अलग अलग जो साइट्स हैं इस प्लाज्मिड्स में. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हियर इज द ORI written here, origin of replication. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. तो इससे ये क्लोनिंग वेक्टर का पिक्चर है जो PVR 322 है. तो एम्पीसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर. हियर आर द साइट्स ऑफ एम्पीसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर. तो ये किसकी हैं? 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं इस साइट पे. सो फर्स्ट इज गिवन अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जो फर्स्ट कैरेक्टर है एक क्लोनिंग वेक्टर का, इट इज़ अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. तो हमने देखा जिसके अंदर जो हमने इंसर्ट किया है फॉरेन जीन, उसको क्या होना चाहिए, उसमें वो रेप्लिकेट होना चाहिए जिससे नंबर इंक्रीज होगा. अ पीस ऑफ DNA linked to ORI can replicate within the host cells. It also controls the copy number of linked DNA. So for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. तो इसका क्या होना चाहिए, वहाँ पे रेप्लिकेट होके हाई नंबर प्रोड्यूस करने होंगे इसको, तभी ये एक गुड वेक्टर कहलाएगा. नेक्स्ट इज सेलेक्टेबल मार्कर. It is a gene that helps to select transformants and eliminate the non-transformants. What is the meaning of this line? ये जो मार्कर होंगे ये पर्टिकुलर जीन्स होते हैं. जीन्स मीन्स सेगमेंट ऑफ DNA होता है जो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. लाइक किस में वो फॉरेन जीन है और किस में नहीं है. मान लो टू सेल्स हैं, एक में जो फॉरेन जीन है और एक में नहीं है. तो जिसमें जो फॉरेन जीन होगा दैट सेल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें वो फॉरेन जीन नहीं होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. तो उनमें डिफरेंस बताने में कौन हेल्प करता है, सिलेक्ट करने में कौन हेल्प करते हैं, ये सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करते हैं. If a piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation. जब एक host bacteria में foreign DNA का piece introduce हो जाता है तो उस process को क्या बोलते हैं? That process is called transformation. Such bacterium is called as the transformant. If transformation does not take place, it is non-transformant. तो उसको क्या बोलेंगे? Non-transformant बोलेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हो जो इस पिक्चर में दिया हुआ है, ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है. जब ये एंटर कर गया एक होस्ट सेल में, होस्ट बैक्टीरियल सेल में, तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, और मीन्स इसमें कैरी किया हुआ है फॉरेन जीन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स हियर. Selectable markers of E. coli include genes encoding resistant to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. तो ये जो जीन्स होंगे, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिए जो ये जीन्स होंगे जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जो ये सारी एंटीबायोटिक्स के नेम दिए हुए हैं, तो इसके अगेंस्ट वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये एक्ट करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर.
नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स होंगे उनमें रेजिस्टेंस नहीं होगी इन एंटीबायोटिक्स के लिए, जो डिफ्रेंशिएट करवाएगा ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। नेक्स्ट आर द क्लोनिंग साइट्स। टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। More than one recognition sites generate several fragments. It complicates the gene cloning. तो जो वेक्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस वेक्टर में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक साइट होनी चाहिए जहाँ पे एलियन डीएनए को इंसर्ट किया जा सके। क्लियर? क्योंकि तभी तो ये इसको मल्टीप्लाई कर पाएगा वेक्टर। क्लियर? Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, तो उसमें से किसी एक पे उसको क्या करेंगे, जो एलियन डीएनए है। व्हाट इज एलियन डीएनए हेयर? फॉरेन डीएनए जो हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसको डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइगेशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट BAM-HI साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR322। ठीक है, तो यहाँ पे आप BAM-HI देख सकते हो जहाँ पे इसको इंसर्ट किया हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के प्लेस पे। एज अ रिजल्ट रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म्ड। इफ लाइगेशन डज नॉट अकर इट इज कॉल्ड नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर? नॉन रिकम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोथ आर द सेम मीनिंग टर्म्स। तो अगर यहाँ पे फॉरेन जीन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है इस बैक्टीरियम में, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा, नॉन रिकम्बिनेंट होगा, इसमें फॉरेन जीन अटैच नहीं हुआ होगा। When a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. It is called insertional inactivation. Here the recombinant plasmids lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे जहाँ पे ये जीन है, उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट जब यहाँ से ये हट गया और यहाँ पे BAM-HI, ठीक है, जो फॉरेन जीन है वो यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, तो इसमें ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। When the plasmids are introduced into E. coli cells, 3 types of cells are obtained. Clear? जब प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करते हैं E. coli cells में, तो कैसे कैसे सेल्स मिलते हैं हमें, 3 टाइप्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स विद रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये तो फर्स्ट जिसमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे, दे हैव नो प्लाज्मिड्स, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन। तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस किसी के लिए भी नहीं होगा। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन। और जो लास्ट है जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पीसिलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें यहाँ सबसे पहले वो केस है जिसमें कोई भी इसमें नहीं आया हुआ है, जैसे इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स का, इसलिए उसमें फर्स्ट जो होगा उसमें कोई भी रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, उसमें ना कोई उसमें जो फॉरेन जीन है वो आया होगा, तो वो होंगे नॉन रिकम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और सेकंड कैटेगरी है जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस के जीन हैं, मींस प्लाज्मिड उसमें आ गया है, बट क्या नहीं आया है, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं आया हुआ है। तो थर्ड कौन से होंगे रिकम्बिनेंट्स, जिसमें एक की एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस होगी क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है फॉरेन जीन, और टेट्रासाइक्लिन के प्लेस पे वो जो जीन कोड कर रहा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे, वो हट के वहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया है। तो उस तरह के जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट्स बोलेंगे। तो 3 डिफरेंट आप कलर्स देख सकते हो उसमें, फर्स्ट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं, सेकंड ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर हैं, और थर्ड ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकम्बिनेंट वेक्टर।
Recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin medium. Then the transformants are transferred on tetracycline medium. क्लियर. जो हमने थर्ड कैटेगरी देखी तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट, इसमें जो हम 3 कैटेगरीज देख रहे हैं तो हमने कैसे उनको, पहले हम उनको एम्पिसिलिन मीडियम पे रख देंगे. क्लियर. जो बच जाएंगे मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन उनमें आ गया है. सेकंड, अब एम्पिसिलिन मीडियम से उन बैक्टीरियल सेल्स को कहाँ डालना है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में. तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या होगा, फिर से कलर उसमें चेंज हो जाएगा. द रिकम्बिनेंट्स ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम. तो रिकम्बिनेंट्स टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन थे वो वहाँ से इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन जीन अटैच हो गया है. बट नॉन रिकम्बिनेंट्स ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स. जो नॉन रिकम्बिनेंट्स होंगे वो दोनों मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है. क्लियर. अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये नॉन रिकम्बिनेंट है और ये रिकम्बिनेंट है. ये जो ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और ये पूरा का पूरा नॉन रिकम्बिनेंट है. जब इक्वलाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, तो एम्पिसिलिन में जब डाला तो सारे के सारे सर्वाइव कर गए. बट जब उनको एम्पिसिलिन पे डाला तो सिर्फ नॉन रिकम्बिनेंट है और रिकम्बिनेंट्स क्या हो गए हैं, यहाँ पे डिजेनरेट होते दिखाए हुए हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है. क्योंकि उस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे क्या आ गया है, फॉरेन जीन यहाँ पे आ गया है. Thus, one antibiotic resistance gene helps to select the transformants. तो ये क्या बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को बता रहा है कि कौन से हैं इसमें. द इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स टू सेलेक्ट रिकम्बिनेंट्स. तो इससे रिकम्बिनेंट्स का पता चल रहा है. But this type of selection of recombinants is a difficult procedure because it needs simultaneous plating on 2 plates having different antibiotics. तो डिफ़िकल्ट है, एक प्लेट में डालेंगे फिर दूसरी प्लेट में डालेंगे जो 2 एंटीबायोटिक्स रखे होंगे. सो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव डिवेल्प बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. तो क्या टेक्निक यूज़ की हुई है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की. उसमें कलर चेंज शो कर देंगे और फिर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कॉलोनी किस बैक्टीरिया की है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर दिया हुआ है. जो ऊपर वाला है उसमें इंसर्ट विद इन लैक जेड, तो इसमें इंसर्ट हो चुका है. और जो नीचे वाला है उसमें इंसर्ट नहीं हुआ है. तो जिसमें रिकम्बिनेंट आ गया है दैट विल शो वाइट कॉलोनीज व्हेन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज एडेड टू दैट प्लेट. क्लियर. और जो नॉन रिकम्बिनेंट्स होंगे उसमें ब्लू कॉलोनीज आएंगी. तो सिंपल कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase, so the gene is inactivated. Such colonies do not produce color. These are identified as recombinant colonies. If the plasmid in bacteria have no an insert, it gives blue colored colonies. So clear हो गया, एक ही white colonies होगी recombinants की और blue colonies होंगी जो नॉन रिकम्बिनेंट्स है. यहाँ आप देख सकते हो ये जो पिक्चर दिया हुआ पेट्री डिश का, तो इसमें ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं दीज आर द कॉलोनीज. ये सिंगल एक बैक्टीरिया नहीं होता. आपको पता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कितने सारे बैक्टीरिया में दिखते हैं. तो दिस ब्लू कलर कॉलोनीज आर ऑफ द नॉन रिकम्बिनेंट्स जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ है. और जो वाइट दिख रहे हैं आपको दीज आर द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट्स. तो इसमें से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये रिकम्बिनेंट्स हैं. तो यहाँ से हम इनको फिर सेलेक्ट कर सकते हैं. इन दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड. ये क्लियर है अब, ठीक है, कैसे इसमें कलर चेंज आया है दोनों में. नेक्स्ट आर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो जेनेटिक टूल्स ऑफ सम पैथोजेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ पैथोजेंस हैं, जैसे पैथोजेंस क्या हो गए जो डिजीज कॉज करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स में. क्लियर है, वो कुछ ना कुछ अपने वो जो
पैथोजन होगा वो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस तो डालेगा प्लांट और एनिमल में, जिससे वो डिजीज्ड हो जाएंगे। तो वो वाली जो उनका टूल्स हैं उसको यूज़ करके एक वेक्टर उनको बनाना है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और पैथोजन ऑफ मैनी डाइकोट प्लांट्स, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का पिक्चर यहाँ आप देख सकते हो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। और सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ द रिट्रोवायरसेस। So here are Ectobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA, that is transfer DNA, to transform normal plant cells into a tumor. These tumor cells produce the chemicals required by the pathogen. तो वो क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जब ये बैक्टीरिया इस प्लांट की रूट्स में इन्फेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्वेलिंग जैसी आई हुई है, स्वेलिंग इन द सेंस दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। Tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens is modified into a cloning vector. तो इस प्लाज्मिड को क्या बनाया, एक वेक्टर बनाया विच इज़ नॉट पैथोजेनिक बट कैन यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट्स। तो हमने इस प्लांट के अंदर जीन डालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में वो जीन इंसर्ट कर देंगे और जब ये बैक्टीरियम इस प्लांट रूट्स को अटैक करेगा तो जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला होगा वो इस प्लांट में आ जाएगा। तो ये क्या वर्क कर रहा है, एज अ व्हीकल वर्क कर रहा है, डीएनए को इंसर्ट कर रहा है इस प्लांट में। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ द retroviruses. As we all know that retroviruses show reverse transcription, means they can convert RNA into DNA. बैक प्रोसेस कर सकते हैं। हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टडी किया था, DNA टू RNA जब बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बट when the opposite happens that is called as the reverse transcription, that is done by some viruses, and these type of viruses are called as the retroviruses. Retroviruses can also act as cloning vehicles. Retroviruses in animals can transform normal cells into cancerous cells, so they are used to deliver desirable genes into animal cells. क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिट्रोवायरस है इसको जब इसके अंदर डाला तो ये जो जीन है वो कहाँ चला गया, होस्ट डीएनए में। जो थर्ड टूल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट इज द होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए। जो रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें हमने उसको डाला, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। क्लियर, हाइड्रोफिलिक है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा स्ट्रक्चर उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक उसका हेड है, बट हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, तो उन हाइड्रोफोबिक टेल्स की वजह से डीएनए पास नहीं कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी मेड competent to take up alien DNA or plasmid. For this, bacterial cells are treated with a specific concentration of a divalent cation, that is calcium. So DNA enters the bacterium through pores in cell wall. यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया जब इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया तभी वो प्लाज्मिड एंटर किया और हीट भी उसको देना है 42 डिग्री फॉर 2 मिनट्स। Such cells are incubated with the recombinant DNA on ice, then they are placed briefly at 42 degrees Celsius and put them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. And next, other methods to introduce alien DNA into host cells. तो next host cell जैसे हमने यहाँ पे व्हीकल की बात नहीं हो रही है, व्हीकल हमने कर लिए, जो वेक्टर हमने स्टडी किए, प्लाज्मिड हमने स्टडी किया, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, जो प्लांट फर्स्ट प्लांट था उसका जीन हमने जो नेक्स्ट प्लांट है उसमें डालना है, तो वो प्लांट सेल वहाँ पे, प्लांट उस टाइम वहाँ पे होस्ट है, तो उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है वैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। 3 methods are given here. First one, micro injection. Recombinant DNA is directly injected into nucleus of an animal cell. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमल सेल है, रेड और ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, और ये माइक्रो पिपेट है जो होल्डिंग पिपेट है, ठीक है, इससे होल्ड किया हुआ है उस एनिमल सेल को,
और ये जो माइक्रो इंजेक्शन है, इससे इंजेक्ट किया है इसको, और डायरेक्ट किस में इंजेक्ट करना है, न्यूक्लियस में इंजेक्ट करना है, क्लियर। और इसमें क्या होगा, फॉरेन डीएनए होगा इस जो सिरिंज ली हुई है। सेकंड इज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। Cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. This method is suitable for plants. तो ये जीन गन आप देख सकते हो, तो जीन गन में क्या है, डीएनए है, और उसको हाई वेलोसिटी पे, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन यूज़ होते हैं जो डीएनए को कवर किए होते हैं, क्लियर। तो इस जो जीन गन है, इससे वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डीएनए। एंड थर्ड इज डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। व्हेन इट इन्फेक्ट्स द सेल, ट्रांसफर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। डिसार्म्ड पैथोजन मीन्स, ऐसे हमने स्टडी किया अर्लियर स्लाइड में भी, ये वो पैथोजन जो डिजीज़ नहीं क्रिएट कर सकते किसी ऑर्गेनिज्म में, बट वो जो फॉरेन डीएनए है उसको पास करने में हेल्प करते हैं, जो थर्ड इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे वो हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल जीन गन का ही है दिया हुआ, बट ये हमने देख लिया कैसे वो पैथोजन एक्ट करेंगे। सो दीज आर द वेरियस टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने मेन किए। नेक्स्ट वी विल स्टडी द अदर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।